लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या हुआ दृष्टि, आज चेहरे पर वो पुरानी वाली थकावट क्यों है? क्या राजस्थान के इतिहास ने फिर से डरा दिया? याद रखो मेरे दोस्त, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम इतिहास को रटेंगे नहीं, बल्कि आज हम इतिहास को जिएंगे। आज की ये क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है, ये यूट्यूब के इतिहास की सबसे शानदार सिनेमैटिक यात्रा होने वाली है। आज हम चलेंगे आज से लगभग 4000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही धमक थी। आज हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता की। सर सच कहूं तो आहड़ सभ्यता के इतने सारे नाम, इतने सारे उत्खननकर्ता और इतने सारे तथ्य हैं कि सब दिमाग में मिक्स हो जाता है। जब भी एग्जाम में सवाल आता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या आज मुझे ये सब याद हो जाएगा? दृष्टि, आज के बाद अगर तुम नींद में भी होगी और कोई तुमसे आहड़ सभ्यता का सवाल पूछेगा तो तुम्हारा जवाब गोली की रफ्तार से निकलेगा। हम इस कहानी में हर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे जो 2020 के बाद के आरपीएससी और आरएसएसबी की सभी एग्जाम्स जैसे आरएएस, सीईटी, रीट, स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, पटवार, एलडीसी, वीडियो और पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई जैसे एग्जाम्स में पेपर सेटर ने पूछा है। हम पेपर सेटर की खोपड़ी में सीधा छेद करेंगे। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप मुझे उस दुनिया में ले चलिए। देखो दृष्टि, किसी भी सभ्यता को पनपने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी। और आहड़ सभ्यता को ये पानी मिला अरावली की वादियों से निकलने वाली नदियों से। ये सभ्यता मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। बनास नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे बेड़च, वागन, कड़माली और आहड़ नदी की घाटियों में इस सभ्यता ने अपना बसेरा डाला। इसी कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसका मुख्य समयकाल 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी जब उत्तर पश्चिम में हड़प्पा के लोग अपने पक्के ईंटों वाले शहर बसा रहे थे, तब मेवाड़ की इस उपजाऊ धरती पर आहड़ के लोग अपना एक अलग और बेहद मजबूत ग्रामीण तंत्र खड़ा कर रहे थे। सर यहाँ से एक सवाल याद आ रहा है। अभी हाल ही में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2024 के एग्जाम में एक सीधा प्रश्न आया था कि आहड़ बनास संस्कृति के पनपने का मुख्य समयकाल क्या था, और उसका सही उत्तर था 3000 से 1500 बीसीई। बिल्कुल सही पकड़ा दृष्टि। और उसका सही उत्तर क्या था? 3000 से 1500 बीसीई। ये एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, यानी यहाँ के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का भरपूर उपयोग करना सीख गए थे। अरावली की पहाड़ियों में तांबे की खदानें उनके बहुत करीब थीं, जिससे उनके लिए धातु निकालना आसान हो गया था। तुम्हें पता है, इस सभ्यता के 130 से भी ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें आहड़, गिलुंड, ओझियाना और बालाथल सबसे प्रमुख हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं, आहड़ के नाम। दृष्टि, क्या तुम्हें पता है कि आहड़ सभ्यता को इतिहास के अलग अलग कालखंडों में किन किन नामों से पुकारा गया है? सर मैंने किताबों में पढ़ा है कि इसे ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट कहते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कौन सा नाम किस समय का है। यही तो पेपर सेटर तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। चलो इसे कहानी से समझते हैं। आज से 4000 साल पहले जब यहाँ के लोग अरावली से तांबा निकालकर उसे गलाने के मास्टर बन गए थे, तो तांबे की इतनी भरमार देखकर इस जगह का प्राचीन नाम पड़ गया ताम्रवती या तांबावती, क्योंकि तांबा ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। फिर समय बीता, 10वीं और 11वीं सदी का दौर आया, यानी राजपूत काल के आसपास का समय। उस समय के जो शिलालेख हमें मिलते हैं, उनमें इस जगह को आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा गया है। अरे वाह सर, अब मुझे याद आया। पटवार 2021 और पुलिस कांस्टेबल 2022 में यही प्रश्न पूछा गया था कि 10वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, और ऑप्शन में ताम्रवती भी था और आघाटपुर भी। बहुत से बच्चे ताम्रवती टिक करके आ गए थे और उनका उत्तर गलत हो गया था। यही तो बात है, ताम्रवती प्राचीन नाम है, जबकि आघाटपुर 10वीं शताब्दी का नाम है। और सुनो, आज के समय में जब पुरातत्व विभाग के लोग उदयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर इस जगह पर खुदाई करने पहुंचे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हम तो इस मिट्टी के टीले को धूलकोट कहते हैं। धूलकोट का मतलब ही होता है धूल का टीला या मिट्टी का ढेर। तो अब याद रहेगा, प्राचीन नाम ताम्रवती, 10वीं सदी का नाम आघाटपुर और स्थानीय नाम धूलकोट। सर अब तो मैं ये जीवन भर नहीं भूलूंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। दृष्टि, तुम्हें क्या लगता है, इतिहास की परतें इतनी आसानी से खुल जाती हैं? नहीं, इसके लिए कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी खपा दी। धूलकोट के इस टीले की खुदाई कोई एक दिन का काम नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है आजादी के कुछ साल बाद 1953 में। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस जगह की खोज की और प्रारंभिक उत्खनन किया। उसके 3 साल बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहां खुदाई का काम आगे बढ़ाया।
आरसी अग्रवाल ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ के विशेष प्रकार के बर्तनों को देखा और इसे ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर का नाम दिया। लेकिन दृष्टि, आहड़ के रहस्यों का पूरा पिटारा तब खुला जब 1961-62 में एक बहुत ही महान पुरातत्वविद HD सांकलिया और VN मिश्रा ने यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन किया। सर, सांकलिया जी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल RSSB CET ग्रेजुएशन लेवल 2024 में आया था कि 1961-62 में आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था, और उसका सही उत्तर HD सांकलिया ही था। बिल्कुल, और सांकलिया जी को उनके इसी महान योगदान के लिए 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन दृष्टि, सांकलिया जी ने खुदाई के दौरान जो खोजा वो तुम्हारे और मेरे और इस वीडियो को देख रहे हर एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। क्या तुम जानना चाहोगी वो क्या था? जी सर, प्लीज बताइए। जब सांकलिया जी ने टीले की गहरी खुदाई की तो उन्हें वहां बस्तियों के एक के ऊपर एक स्तर मिले। उन्होंने पाया कि ये सभ्यता कोई एक बार बसकर खत्म नहीं हुई। यहाँ के लोग अकाल, प्राकृतिक आपदाओं या किसी महामारी के कारण बर्बाद हुए, उनका घर टूटा, उनकी दुनिया उजड़ी, लेकिन वो हारे नहीं। उन्होंने उसी मलबे के ऊपर अपना घर दोबारा बनाया। सांकलिया जी को यहाँ 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, यानी 8 लेवल्स ऑफ सेटलमेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज तुम एक एग्जाम में फेल हो जाते हो, 2 नंबर से रह जाते हो तो तुम रोने लगते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। अरे जरा इन आहड़वासियों की तरफ देखो जो प्रकृति के कहर से 8-8 बार पूरी तरह बर्बाद हो गए। उनका सब कुछ मिट्टी में मिल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बर्बादी की उसी मिट्टी से अपने हौसलों की नई नींव रखी और 8 बार अपनी सभ्यता को फिर से खड़ा किया। क्या तुम्हारे अंदर उन आहड़वासियों का खून नहीं है? अगर वो 8 बार उजड़कर बच सकते हैं तो क्या तुम एक असफलता के बाद फिर से किताब उठाकर सिलेक्शन नहीं ली सकते? याद रखना, दर्द तो हर किसी के हिस्से में आता है, जो मुस्कुराकर सहले वही जीत पाता है। सर, आपने तो रुला दिया। आज तक मैंने इतिहास को सिर्फ तारीखों और पत्थरों की तरह पढ़ा था, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि वो भी हमारी तरह इंसान थे जो गिरकर उठना जानते थे। ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए छप गई है। मैं अब कभी हार नहीं मानूंगी। चलो अब आंसू पोंछ लो दृष्टि। एग्जाम निकालने के लिए जज्बात के साथ साथ फैक्ट्स भी जरूरी है। आओ देखते हैं कि उन जुझारू लोगों के घर कैसे होते थे। आहड़ के लोगों के घर आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, वर्गाकार यानी स्क्वायर या कभी कभी गोलाकार होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने कालीबंगा के लोगों की तरह पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया। इनके घरों की नींव मजबूत पत्थरों से भरी जाती थी ताकि पानी और सीलन से बचा जा सके। नींव के ऊपर की दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों यानी सन ड्राइड मड ब्रिक से बनती थीं। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये लोग अपनी दीवारों को बहुत सुंदर बनाते थे। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, और यहीं से पेपर में सवाल बनता है। ये लोग दीवार को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए मिट्टी के गारे में क्वार्ट्स के टुकड़े और चिप्स का मिश्रण डालते थे। जब सूरज की रोशनी इन दीवारों पर पड़ती थी तो वो क्वार्ट्स के टुकड़े चमकने लगते थे, जिससे पूरा घर किसी महल की तरह खूबसूरत दिखाई देता था। सोचो, उस जमाने में भी इंटीरियर डिजाइनिंग का कितना जबरदस्त सेंस था। वाह सर, और इनके परिवार कैसे होते थे? क्या आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली थी या जॉइंट फैमिली? अरे दृष्टि, आज की तरह हम दो और हमारा एक वाला सिस्टम नहीं था। वहां तो पूरा कुनबा एक साथ रहता था, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें खुदाई में मिला है। तुम्हें पता है क्या? शायद चूल्हे। एग्जैक्टली। खुदाई के दौरान एक ही घर के अंदर से हमें एक साथ 3 या उससे अधिक चूल्हे मिले हैं। अब तुम ही सोचो, एक घर में 3-4 चूल्हे कब जलेंगे जब परिवार में 20-25 लोग एक साथ रहते हों और सबका खाना एक साथ बन रहा हो। ये सामूहिक परिवार यानी जॉइंट फैमिली और सामूहिक भोजन व्यवस्था का सबसे पुख्ता और जीता जागता सबूत है। सर, ये सवाल रीट मेंस 2023 और RPSC सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा गया था कि राजस्थान की किस सभ्यता से एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिलने के प्रमाण मिले हैं जो संयुक्त परिवार प्रथा को दर्शाते हैं। इसका उत्तर आहड़ ही था ना? बिल्कुल 100% सही। और इतने बड़े परिवार का पेट भरने के लिए अनाज भी तो ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए ये लोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाते थे। इन विशाल अनाज भंडारण के बर्तनों को स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता था। पेपर सेटर अक्सर पूछता है कि गोरे और कोट क्या है, तो याद रखना, ये आहड़ सभ्यता के अनाज रखने के विशाल मृद भांड है। सर, मैं आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ रही थी। उनकी वास्तुकला तो आज के जमाने जैसी लगती है। मतलब 4000 साल पहले भी वो इतने एडवांस्ड थे? बिल्कुल दृष्टि, तुम उनके मकानों की नींव को ही देख लो। आज हम कंक्रीट डालते हैं, वो लोग मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ताकि मकान की पकड़ जमीन पर मजबूत बनी रहे। अच्छा, और दीवारें, क्या वो भी पत्थरों की ही बनी होती थी? नहीं, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। दीवारों के निर्माण के लिए वो धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों यानी सन ड्राइड मड ब्रिक्स का प्रयोग करते थे, लेकिन असली जादू तो उनके प्लास्टर में था। प्लास्टर?
मिट्टी का लेप ही तो होता होगा। सिर्फ मिट्टी नहीं, वो मिट्टी के गारे में क्वार्ट्ज के टुकड़े और बारीक चिप्स मिलाते थे। इससे दीवार को मजबूती भी मिलती थी और एक अनोखी चमक और सुंदरता भी। वाह। अच्छा सर, एक बात बताओ, अक्सर एग्जाम में आहड़ की पारिवारिक व्यवस्था से सवाल आता है, वहाँ लोग रहते कैसे थे? आहड़ के लोग संयुक्त परिवार की मिसाल थे। इसका सबसे बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य पता है क्या है? वहाँ एक ही घर में 3 या उससे अधिक सामूहिक चूल्हे मिले हैं। ओहो, मतलब पूरा खानदान एक साथ रहता था और एक साथ खाना पकता था। बिल्कुल हम साथ साथ हैं वाला माहौल रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। और जब इतना बड़ा परिवार होगा तो अनाज भी तो बहुत चाहिए होगा। उसके भंडारण के लिए वो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाते थे। इन विशाल अनाज भंडारण के बर्तनों को स्थानीय भाषा में गोरे या कोठ कहा जाता था। पेपर सेटर अक्सर पूछता है कि गोरे और कोठ क्या हैं, तो याद रखना ये आहड़ सभ्यता के अनाज रखने के विशाल मृद भांड हैं। एकदम सटीक। ये विशाल मृत भांड यानी अनाज रखने के बड़े पात्र गोरे और कोठे ही कहलाते थे। इसी तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलो दृष्टि, अब बर्तनों की बात निकली है तो एक बहुत ही मजेदार चीज बताता हूं। तुमने शादियों में टेंट वालों के पानी के जग देखे हैं? हाँ सर, बिल्कुल देखे। वो प्लास्टिक के जग जिनका हत्था हमेशा टूटा हुआ होता है। बस बिल्कुल वही। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि आहड़ सभ्यता की खुदाई में हमें एक ऐसा ही पानी का जग मिला है जिसका कोई हत्था यानी हैंडल नहीं है। इसे इतिहास की भाषा में बिना हत्थे का जलपात्र, वाटर जग विदाउट हैंडल कहा जाता है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि ये कोई टूटा हुआ जग नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर बिना हत्थे का बनाया गया था। जब इतिहासकारों ने इस जग की डिजाइन का अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसे बिना हत्थे वाले जलपात्र उस समय ईरान और बलूचिस्तान में इस्तेमाल होते थे। ईरान? इसका मतलब क्या हमारे आहड़ के लोगों के रिश्ते ईरान तक थे? बिल्कुल। ये बिना हत्थे का जलपात्र इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आहड़ के लोगों का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध ईरान जैसी दूर दराज की सभ्यताओं से भी था। इसके अलावा इनके सबसे फेमस बर्तन थे लाल और काले रंग के बर्तन, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर यानी BRW कहा जाता था। ये लोग इन बर्तनों को पकाने के लिए उल्टी तपाई विधि यानी इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जिससे बर्तन अंदर से और ऊपर के किनारे से काले हो जाते थे और बाहर से लाल रहते थे। फिर ये लोग उस काले हिस्से पर सफ़ेद रंग यानी वाइट पिगमेंट से बहुत सुंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते थे, जैसे बिंदी, लाइनें और गोले। सर, ये पॉइंट RPSC RAS प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था। उसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिनमें से एक था कि यहाँ काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। देखा, मैं कह रहा था ना कि हम सीधा पेपर सेटर के दिमाग को पढ़ेंगे। अगर तुम्हें कहानी याद है तो RAS क्या, कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। चलो अब बात करते हैं कि ये लोग कमाते खाते कैसे थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सर, मुझे पता है, ये लोग कृषि, पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे। बिल्कुल सही। ये लोग गेहूं, जौ, सरसों और चना उगाते थे। लेकिन दृष्टि, एक फसल ऐसी है जिस पर बहुत से बच्चे एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, और वो फसल है चावल। सर, क्या आहड़ के लोग चावल से परिचित थे? मैंने कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा था कि उन्हें चावल का ज्ञान नहीं था। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। RPSC RAS प्रीलिम्स 27 अक्टूबर 2021 के पेपर में एक सवाल आया था। उसमें एक स्टेटमेंट था, राइस वॉज अननोन टू देम। चावल से वे अपरिचित थे। बहुत से बच्चों ने इसे सही मान लिया, लेकिन RPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि आहड़ के लोग चावल से अच्छी तरह परिचित थे। आधुनिक पुरातात्विक शोधों ने साबित कर दिया है कि वे चावल उगाते थे, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। आज के बाद कभी ये मत भूलना, आहड़ के लोग चावल खाते थे। थैंक यू सर, ये कन्फ्यूजन तो आज हमेशा के लिए खत्म हो गया। और सर, धातुओं में इनका क्या हाल था? अरे, धातुओं के मामले में तो ये उस जमाने के अंबानी थे। तांबा गलाना इनका सबसे प्रमुख उद्योग था। खुदाई में हमें तांबा गलाने की कई भट्टियां मिली हैं। यहाँ से भारी मात्रा में तांबे की कुल्हाड़ियां, अंगूठियां, छल्ले, उस्तरे और तीर के अग्रभाग यानी एरोहेड्स मिले हैं। लेकिन दृष्टि, आहड़ सभ्यता की एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। ये लोग तांबे के मास्टर थे। इन्होंने सभ्यता के अंतिम चरण में लोहे की भी खोज कर ली थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि आहड़ से हमें लोहे के 79 उपकरण मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये सभ्यता ताम्रयुगीन होने के साथ साथ लौहयुगीन संक्रमण को भी दर्शाती है। लेकिन इतने धातु प्रेमी होने के बावजूद पूरे आहड़ से आज तक चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला है। ये लोग चांदी से पूरी तरह अनजान थे। क्या? तांबा और लोहा जानते थे, लेकिन चांदी नहीं? ये तो सच में बहुत अजीब और याद रखने वाला फैक्ट है।
दृष्टि, हमने बात की ईरान के जलपात्र की, लेकिन आहड़ के लोगों का व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था। ये लोग ग्लोबल लेवल के व्यापारी थे। यहाँ से हमें 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। इनमें से एक मुद्रा बहुत ही खास है। इसके एक तरफ त्रिशूल छपा है और दूसरी तरफ तीर कमान लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। सोचो दृष्टि, राजस्थान के मेवाड़ में यूनान के देवता का सिक्का। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका व्यापार इंडो ग्रीक क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इसके अलावा यहाँ से लाजवर्द नाम का एक कीमती पत्थर भी मिला है, जो उस समय केवल अफगानिस्तान में पाया जाता था। सर, ये अपोलो वाला सवाल तो एलडीसी, वीडियो और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब मुझे इसकी पूरी कहानी समझ आ गई है। बिल्कुल, और जब बात इनके धर्म और मान्यताओं की आती है तो ये लोग प्रकृति और पशुओं की पूजा करते थे। खुदाई में मिट्टी से बनी हुई बहुत सारी बैल की मूर्तियां मिली हैं। इन वृषभ की आकृतियों को पुरातत्वविदों ने एक खास नाम दिया है, बनासियन बुल। ये इनकी धार्मिक आस्था और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक था। सर, मृत्यु के बाद ये लोग क्या करते थे? इनका अंतिम संस्कार कैसा होता था? इनके अंतिम संस्कार के नियम बहुत ही सख्त और दिशा निर्देशित थे। ये लोग शवों को दफनाते थे। शव को हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। और सबसे खास बात, ये लोग पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत विश्वास रखते थे। इसलिए ये शव के साथ उसके गहने, आभूषण और उसके इस्तेमाल के बर्तन भी कब्र में दफनाते थे। उनका मानना था कि अगले जन्म में इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दृष्टि, टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जहाँ 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कौन सा डाउट सर? अक्सर लोग आहड़ को महासतियों का टीला कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं जैसे अमर सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसे महासतियां कहा जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महासतियों का टीला किसे कहते हैं तो उसका उत्तर बागौर सभ्यता होगा, न कि आहड़। ये अंतर हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच सर। आपने तो सच में दिमाग की सारी नसें खोल दी है। एक एक बात कहानी की तरह दिमाग में फिट हो गई है। अब वक्त है हमारे शानदार रैपिड फायर रिवीजन का। मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। ये वो 10 ब्रह्मास्त्र हैं जो 2020 के बाद के आरपीएससी और आरएसएसबी के हर एग्जाम में गूंजे हैं। जी सर, इन 10 सवालों के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। शुरू कीजिए। प्रश्न 1, आहड़ बनास संस्कृति का मुख्य कालखंड क्या माना जाता है? सर, ये 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय है। बहुत अच्छे। अब बताओ, साल 1961-62 में आहड़ का व्यापक उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? HD सांकलिया के नेतृत्व में सर। शानदार। 10वीं और 11वीं सदी के शिलालेखों में आहड़ को किस नाम से जाना गया है? उसे आघाटपुर कहा जाता था। ये तो परीक्षा का फेवरेट है। एक ही मकान में 3 या अधिक चूल्हे कहाँ से मिले जो संयुक्त परिवार की गवाही देते हैं? ये साक्ष्य भी हमें आहड़ सभ्यता से ही मिले हैं। वो यूनानी देवता अपोलो और त्रिशूल अंकित सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? सर, ये आहड़ से मिली 6 तांबे की मुद्राएं हैं। ध्यान से सुनना, आहड़ के निवासी किस धातु से पूरी तरह अपरिचित या अननोन थे? सर, वे चांदी के बारे में नहीं जानते थे। स्थानीय भाषा में अनाज रखने वाले उन विशाल मृद भांडों को क्या कहते थे? उन्हें गोरे या कोट कहा जाता था। आहड़ के लाल काले मृद भांडों पर ज्यामितीय आकृतियां किस रंग से बनाई जाती थीं? उन पर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। वो बिना हत्थे का जलपात्र जो ईरानी शैली का था, राजस्थान में कहाँ मिला? वो भी आहड़ सभ्यता की खुदाई में ही मिला है सर। आखिरी सवाल, मिट्टी की बनी वृषभ, बैल की आकृतियों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? उन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। अति सुंदर। दृष्टि, तुमने 10 में से 10 सही जवाब दिए हैं। अगर विद्यार्थी इन 10 तथ्यों को घोट कर पी जाएं तो आहड़ से आने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि जब तुम परीक्षा हॉल में बैठते हो तो सिर्फ तुम्हारा भविष्य दांव पर नहीं होता, बल्कि तुम्हारे माता पिता के वो सपने, वो पसीने की बूंदें भी दांव पर होती हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम घंटों किताबों में सिर खपाते हो, फिर भी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन आज तुमने देखा कि जब पढ़ाई को एक कहानी बना दिया जाए, जब इतिहास को रटने के बजाय जिया जाए, तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। अब समय आ गया है अपनी तैयारी को एक नए शानदार और अचूक अंदाज में करने का। पूरे राजस्थान में पहली बार हम लेकर आए हैं एक ऐसा रेवोल्यूशन जो आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, टेस्ट क्यू एप्लीकेशन कोई साधारण ऐप नहीं है, ये आपके सरकारी नौकरी के सपने की चाबी है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके के सारे टॉपिक्स आपको इसी तरह सिनेमैटिक मूवी स्टाइल में कहानियों के माध्यम से चुटकियों में याद हो जाएं, तो आज ही टेस्ट क्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थान जीके और इंडिया जीके का संपूर्ण सिनेमैटिक बैच, जहाँ हर टॉपिक एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा।
कम समय में कम कीमत में लाजवाब कोर्सेज, क्योंकि हमारा मकसद व्यापार नहीं बल्कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे को अफसर बनाना है। टेस्ट पास और 360 डिग्री एनालिसिस वाली टेस्ट सीरीज, जहां आपको अपनी हर गलती का पता चलेगा और आप एग्जाम से पहले ही एग्जाम के लिए 100% तैयार हो जाएंगे। वाओ सर, दिस इज अमेजिंग। मैं आज ही इसे ज्वाइन करूंगी। मेरे दोस्त, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जो करना है अभी कर ले। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी कहानी खुद लिखो। इन लाजवाब सिनेमैटिक कोर्सेज को ज्वाइन करके एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का करें। मुझे आपका बड़ा भाई मान लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं, टेस्ट क्यू पर आपका ये सफर आपके जीवन का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होगा। तो मिलते हैं टेस्ट क्यू एप्लीकेशन की शानदार सिनेमैटिक क्लासेस में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता पूरे राजस्थान में शोर मचा दे। जय हिंद। राम राम। राम राम मान सर।